तुम जब भी झूठ बोलते हो तो इस तरह का कोई वाकया हो जाता है। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन कहने तो लगे थे ना। मुझे लगता है एंडरसन की फौजियों में जरूर कोई रीमा जी का आशिक मौजूद है। इमरान ने होली से कहा और अपनी गिर जाने वाली पी कैप उठाकर फिर सर पर रख ली। लड़ाई की शिद्दत में वाकई होने वाली कमी सिर्फ 5-10 मिनट तक रही। इस दौरान में हम सब ने अपनी पोजीशनें संभाली थी। अचानक ही एंडरसन की जेर कमान बाकायदा फौज ने कले पर जबरदस्त हल्ला बोल दिया। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि जदीद हथियारों से लैस दस्ते जबरदस्त तरबियत याफ्ता थे। वो तूफान की तरह कले की तरफ बढ़े। फसील से मुसलमान सिपाहियों और मुसल्ला नौजवानों ने इन पर जबरदस्त फायरिंग और खश्त बारी की। अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। वही हुआ जिसकी तवक्का थी और जिसके बारे में गीता मुखी ने पेश गोई की थी। एंडरसन ने फसील के उसी कमजोर हिस्से को निशाना बनाया जिसके सामने हम कोस नुमा खंदक खुदवा चुके थे। खंदक से निकलने वाली मिट्टी किनारे के साथ तक जमा दी गई थी और इस मिट्टी ने खंदक को और भी नाकाबिले अबूर बना दिया था। रॉकेट लॉन्चरों के पै दर पै धमाके, ये बड़े साइज के 1.5-2 दर्जन रॉकेट फसील के उसी कमजोर हिस्से पर दागे गए जो एंडरसन और उसके साथियों के लिए तुरुप के पत्ते की हैसियत रखता था। इस जगह से फसील में बड़े बड़े शगाफ हो गए थे और वो मिस्मार हो गए। हर तरफ धुआं और बारूद की तेज बू फैल गई। मिस्मार होने वाली फसील के ऐन सामने कले के हाथे में हमने एक मजबूत मोर्चा बना रखा था। अनवर खान के 2 दर्जन बेहतरीन लड़ाके इस मोर्चे में मेरे और इमरान के साथ मौजूद थे। जब वही कुछ हुआ जो बंदे ने सोच रखा हो तो उसका हौसला बढ़ जाता है। यहाँ भी जो कुछ हुआ था हमारी तवक्का के मुताबिक हुआ था। जो ही फसील का कमजोर हिस्सा मिस्मार हुआ, एंडरसन के गोरे और काले फौजी सैलाबी रेली की तरह अंदर घुसे। तब इल्म हुआ कि इनके लिए रास्ता साफ नहीं है। इनके सामने गहरी खंदक की सूरत में एक जबरदस्त रुकावट मौजूद है। वो रुक गए। उनके रुकने, पलटने और पोजीशनें संभालने में जो 2-3 मिनट का वक्त लगा उसने इन पर कयामत ढा दी। हमारे मोर्चे से इन पर गोलियों की बारिश कर दी गई थी। ये लर्जा खेज मंजर था। इस वक्त की कैफियत को लफ्जों में बयान करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। ट्रैकर दबाकर किसी जिंदा शख्स पर गोली चलाना और फिर उसे घायल होकर गिरते हुए देखना और फिर दूसरे को निशाना बनाना, इसकी बेबसी, इनकी नाकाम जद्दोजहद और इनकी तड़प भड़क को देखना, यह सब कुछ और ही तरह का अमल था। मरने और जख्मी होने वालों की आखिरी कर्मनाक आवाजें हमारे कानों तक पहुंच रही थी। 3-4 मिनट के अंदर फसील को गिराने वाले अपनी गलती का खुमियाजा भुगत चुके थे। वहां दर्जनों लाशें गिरी हुई थी। कुछ हलाक शुदगान खंदक के अंदर भी गिरे थे। इस फौरी सदमे से संभलने के बाद एंडरसन के गोरे और मकामी फौजियों ने पीछे हटकर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें ले ली और फायरिंग में मसरूफ हो गए। एक लिहाज से हम कले पर एंडरसन और हुक्म का पहला बड़ा हमला रोकने में कामयाब हो गए थे। लड़ाई की शिद्दत में बतदरीज कमी आती चली गई। जाहिर था कि अब एंडरसन और उसके अहम कमानदार साथी सर जोड़कर बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि यह रात गुजरने से पहले किसी तरह से जोरदार हमला किया जाए। कले की बालाई मंजिल से हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घेरा डालने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उन्होंने पूरे कले को घेरा हुआ था। इर्द गिर्द के सैकड़ों इमारतों की छतों पर भी लोग मौजूद थे। उनकी कसीर तादाद का अंदाजा इनकी हरकत करती हुई मशलों और टार्चों वगैरह से होता था। इनका ज्यादा इज्तिमा कले के मरकजी दरवाजे की तरफ दिखाई देता था। अंदाजा होता था कि अगर वो सैलाबी रेले की तरह दरवाजे की तरफ बढ़े और इन्होंने दरवाजा तोड़ना चाहा तो तादेर इन्हें रोका नहीं जा सकेगा। मैंने इमरान से कहा, यार अगर अब भी नल पानी से कोई मदद ना आई तो फिर कब आएगी? ख्वाब तो इन्हें आ जाना चाहिए था। इमरान के बजाय चौहान ने जवाब दिया। ये बड़े कीमती लम्हे थे और इनकी कदरों कीमत हम सबको मालूम थी। इसी दौरान हसनात अहमद का एक साथी बड़े घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसने हसनात के कान में कुछ कहा। हसनात का चेहरा भी मुतगय्यर हो गया। वो कुछ देर झिझकता रहा, फिर मेरे करीब आकर बोला, जनाब एक मसला हो गया है, आप मेरे साथ आए। मैं और इमरान हसनात के साथ सीढ़ियाँ उतरे। हसनात के 2-3 साथी हमारे साथ थे। इनके हाथों में राइफलें थीं। वो भी कुछ तरह सहमा नजर आते थे। हम बरामदे से गुजरे और फिर एक छोटे से तहखाने में पहुंच गए। यह तहखाना काट कबाड़ से भरा हुआ था। टूटे हुए शैतीर, बाले, लकड़ी के कदीम तख्ते, न जाने क्या कुछ यहाँ रखा हुआ था। और इन सब चीजों के बीच टूटे फूटे फर्श पर गीता मुखी की खून आलूद लाश पड़ी हुई थी। इसके सीने पर बाईं तरफ किसी तेज धार आले से वार किया गया था। गीता मुखी के मरमरी गालों पर उंगलियों के गहरे निशानों से वाज़ेह होता था कि उसका मुंह काफी देर तक दबा कर रखा गया है। गीता नीम उरिया पड़ी थी। इसके जिस्म पर सिगरेट से दागने के कई निशान भी थे। हम हैरत और सदमे से गुम खड़े रह गए थे। हसनात के साथी ने आगे बढ़कर एक गर्म चादर गीता के खूंचका जिस्म पर फैला दी। हसनात भराई हुई आवाज में बोला, मैंने उसे पहचान लिया है। ये गीता मुखी है, राजभवन की खास मुलाजमाओं में से है। ये राजभवन में नाचने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग दे हुई थी। इसके संबंध बड़े बड़े लोगों से थे। और खुदा, यकीन नहीं आ रहा कि ये यहाँ मरी पड़ी है।
इमरान ने ताज्जुब अंगेज अंदाज में कहा, इस पर दस्तराजी की गई है और मारा पीटा भी गया है। इमरान बगौर मौका वारदात को देखने लगा। हसनात के साथी ने गैस लैंप पकड़ लिया था। फर्श पर कदमों के निशान थे। इसके अलावा गीता मुखी को घसीटे जाने और मारे पीटने के शवाहिद भी मिलते थे। एक नम कपड़ा भी मिला। अंदाजा हुआ कि यह कपड़ा गीता मुखी के मुंह में ठोंसा गया था या ठोंसने की कोशिश की गई थी। गीता की एक हाथ की उंगलियों से खून रिस रहा था। इमरान ने गौर से उंगलियों का मुआयना किया। लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने पूछा। मैंने जनाब, हसनात का एक साथी बोला। हमें मछलों के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। हम यहाँ आए तो दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी। हमने दरवाजा खोला तो खून की लकीर नजर आई। जरा आगे बढ़े तो ये लाश थी। तो मैं पता चल गया कि ये किसकी लाश है। जी हाँ, दूसरा शख्स बोला। ये बड़ी मशहूर औरत है जी, हमने इनकी बहुत सी तस्वीरें भी देखी हुई हैं। तुम किसी पर शक कर सकते हो? नहीं जी, हम कुछ अंदाजा ना ही लगा रहे। हम तो इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि ये लाल भवन के नाच घर से या इस किले में कैसे पहुंची है। इमरान का चेहरा तो सपाट था, लेकिन उसके अंदर का गहरा दुख मैंने महसूस किया। यह जवान साल औरत जिसका नाम गीता मुखी था, अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद अब तक हमारे लिए सूदमंद ही साबित हुई थी। सिर्फ एक रात पहले तक ये इमरान के साथ एक तनहा कमरे में मौजूद थी और अपनी मालूमात के एवज इसके प्यार और कुर्बत की तारीफ हो रही थी। अब वो अपनी तमाम ख्वाहिशात समेत मिट्टी का ढेर बन चुकी थी और यूं लगता था कि वो इमरान से अपनी खुफिया मुलाकात की वजह से ही मौत का शिकार हुई है। लाश के बारे में हसनात के आदमियों को जरूरी हदायत देने के बाद हम ऊपर वापस अनवर खान के पास आ गए। वो गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके दो जानिसार मुहाफिज उसकी दोनों जानब चौकस खड़े थे। इमरान के इशारे पर मैंने इन मुहाफिजों को बाहर भेज दिया। अब कमरे में मेरे और इमरान के सिवा और कोई नहीं था। अनवर खान को इस सारे मामले की खबर थी जो यहाँ हमारे साथ और गीता मुखी के दरमियान हुआ था और जिसके नतीजे में हमने खंदक खुदवाने वाला नहायत मुफीद मशवरा किया था। गीता मुखी के इस बेहमाना कत्ल की इतला ने अनवर खान को भी परेशान कर दिया था। वो बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये काफी पेचीदा मामला है ब्रादर्स। मैंने तुम्हें जेल में बताया था ना कि जेल पर हमने एक जबरदस्त हमला किया था। अगर वो हमला नाकाम हुआ तो उसकी वजह यही थी कि हमारे अंदर से यह गद्दारी हुई। हमारे शब खून की इतला पहले से जेल के गार्ड्स को हो चुकी थी। अब यहाँ भी कोई ऐसी बात लग रही है। हमारे अंदर ही कोई ऐसा मौजूद है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इस बंदे को गीता मुखी और इमरान की मुलाकात का इल्म है और उसका नतीजा गीता मुखी की मौत की शक्ल में निकला है। कौन हो सकता है? इमरान को कुशादा पेशानी पर सोच की लकीरें फैल गई थी। मैं भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, अनवर खान ने कहा। जेल वाले वाकये के बाद मुझे अपने एक साथी पर शुबा था, मगर वो शुबा दुरुस्त नहीं निकला। हाँ, इस बात का यकीन मुझे अब से ज्यादा हो गया है कि वो बंदा हमारे करीबी साथियों में मौजूद है। मैंने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए। कौन हो सकता था? अनवर खान के साथ जो साथी यहाँ जरगाह में पहुंचे थे वो सब भरोसे के लायक थे और इन्हें हम अच्छी तरह जानते भी थे, जिनमें मैं, डॉक्टर चौहान, अब्दुल रहीम और अजय कुमार भी शामिल थे। इसके बाद भरत और अमरनाथ थे। माला थी और उसका शौहर सतीश जो अब काफी हद तक बदल चुका था। मुबारक अली, मुखबर, फेरोज और हसनात के बारे में भी किसी तरह का शुबा रखना गलत था। वो अनवर खान के जानिसार थे और उनकी अब तक की कारकर्दगी सुनहरी हरूफ में लिखे जाने की काबिल थी। हम देर तक इस मामले पर गौर करते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। अनवर खान की छठी हिस्स कह रही थी कि जिस शख्स या अशखास ने जेल का शब खून नाकाम बनाया था वही अब गीता मुखी की दर्दनाक मौत का भी जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि हम सबको हद से ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, मैंने कहा। इमरान और अनवर खान ने मेरी बात की तायद की। मैंने हसनात और मुबारक अली को बताया और इन दोनों को इस सिलसिले में जरूरी हदायत दी। अनवर खान को बोलने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए ज्यादातर हदायत मेरी जुबानी ही जारी रही थी। हमने असलहे के गोदाम की सिक्योरिटी 3 गुना कर दी, लेकिन अहम मकामात पर भी नफरी में इजाफा कर दिया गया। डॉक्टर चौहान जी जान से जख्मियों की देखभाल में लगा हुआ था। चंद और अफराद भी इसका हाथ बटा रहे थे। इनमें अनजानी डॉक्टर लीवान का एक असिस्टेंट भी शामिल था। मैं चौहान की हौसला अफजाई के लिए शिफाखाने की तरफ गया। यह आर्जी शिफाखाना हंगामी बुनियादों पर किले के शुमाली हिस्से में कायम किया गया था। यहाँ 2-3 जनरेटर्स का एहतमाम भी था। जख्मियों में से ज्यादातर को गोलियों और तलवारों के जख्म आए थे। हर तरफ जख्मियों की कराहें और सिसकियां गूंज रही थी। इनको हत्तुल इम्कान तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। डॉक्टर चौहान हमें कहीं नजर नहीं आया। आखिर इमरान ने उसे शिफाखाने के स्पेशल वार्ड में देख लिया। यहाँ ज्यादा नाजुक हालत वाले जख्मी थे। इनमें से कुछ को जलने से जख्म आए थे। एक जख्मी के पेट में रॉकेट के परखचे लगे थे। वो आखिरी सांसें ले रहा था। एक शख्स का बाजू बारूदी धमाके में झुलस गया था। चौहान एक नर्स की मदद से उसकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ था। मैंने होले से उसका कंधा थपका। वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे से थकन टपकती पड़ रही थी। मैं जानता था कि वो बस एक छोटे से वक्फे के सिवा पिछले 24 घंटे से काम कर रहा है। इसे आराम और अच्छे खाने की जरूरत थी। मैंने उसे समझाया कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो फिर खुद भी मरीजों में शामिल हो जाएगा। इसने कहा कि ठीक है। 2-3 घंटे बाद वो कुछ देर के लिए ऊपर जाकर आराम कर लेगा। भरत भी हमारे साथ था। वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहने हुए था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो ऊंची जात का हिंदू है। वो एक मरीज के पांव से बहने वाला खून अपने हाथों से साफ कर रहा था। भरत की शख्सियत उसे एक मुख्तलिफ फर्द बनाती थी।
वो एक नाकर्ता गुनाह की सजा में गोरों के जबर का शिकार हुआ था और फिर यहां पहुंचा था। वो अपना नहीं था लेकिन बेगाना भी नहीं था। मैं अपने सामने लेटे एक तनुमंद जख्मी को देख रहा था। उसका सीना और चेहरा भी झुलसा हुआ नजर आता था। पूरे चेहरे पर पट्टियां लिपटी हुई थी। उसने सीने तक एक सफेद चादर खींची हुई थी। उसने चादर हटाई तो नीचे खतरनाक 7mm राइफल नजर आई। बड़ी फुर्ती से उसने राइफल मेरी और इमरान की तरफ सीधी की और एकदम उठकर बैठ गया। खबरदार, छलनी कर दूंगा, वो धाड़ा। उसके साथ उसने बाहर से गोली चलाई। एक गार्ड जो राइफल सीधी करनी चाह रहा था उलट कर दरवाजे के पास गिरा। गोली ऐन उसके दिल के मकाम पर लगी थी। खबरदार, उड़ा दूंगा, हाथ ऊपर उठाओ। राइफल बरदार फिर बोला। उसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी मगर उसकी आवाज ने बता दिया कि वो रंजीत पांडे है, भांडियल एस्टेट का अयार तरीन और खतरनाक कातिल। उसका सारा चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ था और ये पट्टियां यकीनन सिर्फ चेहरा छुपाने के लिए ही लपेटी गई थी। मैंने और इमरान ने हाथ खड़े कर दिए। चौहान चूंकि रंजीत के बिस्तर से करीब था, उसने भला की तेजी से रंजीत पांडे की राइफल पर झपटा मारा मगर ये जालिम मरीज उस डॉक्टर को मात दे गया। उससे पहले चौहान अपना हाथ पांडे की राइफल तक पहुंचाता 7mm की गोली उसकी पेशानी तोड़कर अंदर घुस गई। राइफल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था जिस सब नाकाबिले यकीन था। इससे बहुत पहले कि चौहान का जिस्म फर्श से टकराता पांडे की राइफल फिर हमारी तरफ सीधी हो चुकी थी। वो जरा सा मौका देने के लिए भी तैयार नहीं था। मेरी सख्ता ज़दा नजरें चौहान पर जमी थी। उसकी पेशानी से खून की पहली बूंदें खारिज हो रही थी। उससे पहले कि होश और खिर से बेगाना होकर पांडे पर झपटता मेरी गर्दन से कोई सख्त चीज आ लगी। खबरदार, गोली मार दूंगा। अकब से एक जानी पहचानी आवाज उभरी। मैं भौंचका रह गया। यह अब्दुल रहीम की आवाज थी। मैंने और इमरान ने तकरीबन एक साथ ही मुड़कर देखा। अब्दुल रहीम एक बदला हुआ शख्स नजर आता था। उसके चेहरे पर अजनबियत और सख्ती के सिवा कुछ नहीं था। इसी दौरान में एक और मरीज उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा। उसके हाथ में छोटे बैरल की राइफल नजर आ रही थी। डॉक्टर चौहान की अचानक मौत का सदमा इतना शदीद था कि मैं चकरा कर रह गया था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं बर्दाश्त खो दूंगा और कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। इमरान के ऊपर उठे हुए हाथ और उसके तासरात देखकर मैंने खुद को संभाला। इस सिचुएशन में मुजामत करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सफेद पट्टियों के अंदर से पांडे की आंखें ही नजर आती थी और ये आंखें गवाही दे रही थी कि उनके अंदर खून की प्यास जनून बनकर फैली हुई है। ये जनून इन नाजुक लम्हों में कोई भी कयामत बर्पा कर सकता था। मैंने भी अपने हाथ उठा दिए। एक बार फिर रंजीत पांडे ने बेदर्दी से कई बार राइफल का ट्रैगर दबाया। साइलेंसर की राइफल से 7-8 बार ठक ठक की आवाज बुलंद हुई। इस स्पेशल वार्ड में मौजूद 5-6 मरीज पलक छपकने में जिंदगी से मौत की तरफ रवाना हो गए। पांडे ने बड़ी महारत से उनके सीनों या सरों में गोली मारी थी। यह बर्बरियत की इंतहा थी। अब्दुल रहीम और पांडे के दूसरे साथी की राइफलें हमारी तरफ उठी हुई थी। ये जदीद राइफल थी, 1 सेकंड में गोलियों की बौछार कर सकती थी। इनकी मौजूदगी में सब्र का दामन छोड़ने का मतलब खुद मौत के जबड़ों में अपना सर दे देने के सिवा कुछ नहीं था। यह दर्दनाक मंजर था। वार्ड में मौजूद कम व बेश 6 मरीज जो पहले ही अपनी जानलेवा जख्मों की वजह से करा रहे थे, 3-4 सेकंड के अंदर खून में नहा गए थे। एक दरमियानी उम्र के बारेज शख्स ने सीने पर गोली खाने के बावजूद उठने की कोशिश की मगर पांडे की अगली गोली ने उसकी शहरक चीर कर रख दी और बिस्तर से गिर कर ठंडा हो गया। चलो आगे लगो मेरे पप्पू। पांडे ने मुझसे मुखातब होकर जनून लिया जमे कहा। इसकी उंगली राइफल के ट्रैगर पर थी। मैंने इमरान की तरफ देखा। हम दोनों के दरमियान जैसे एक टेलीपैथी जैसा रिश्ता कायम हो चुका था। अक्सर औकात हम बगैर कुछ कहे सुने भी एक दूसरे की बात समझ लेते थे। शायद अक्सर दोस्त जो पुरहंगाम हालात में ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और कठिन वाकयात का सामना करते हैं, इसी तरह एक दूसरे के रम्ज शरास हो जाते हैं। हम दोनों ने पांडे की हदायत पर बेचोचरा अमल किया और दरवाजे की तरफ बढ़े। भरत भी हमारे साथ था। ये लोग हमें अंदरूनी सीढ़ियों की तरफ ले गए। ये निस्बतन तंग और तारीक सीढ़ियां थी। हम कले की बालाई मंजिल पर पहुंचे। जब हम एक गुलाम गर्दिश से गुजर रहे थे, कई अफराद ने हमें इस हालत में देखा और हैरान हुए, लेकिन इन अफराद में से कोई भी खास रद्दमल जाहिर नहीं कर सका। ये सब लोग चौंके जरूर, लेकिन इससे पहले कि उनका चौंकना किसी तरह की कार्रवाई का सबब बनता, हम इस कमरे में दाखिल हो चुके थे जहां अनवर खान एक बिस्तर पर नीम दराज था। मुबारक अली भी उसके पास मौजूद था और उसके जख्मी कंधे की पट्टी बदल रहा था। इस सिचुएशन ने इन दोनों को भी बुरी तरह चौंका दिया। अंदर दाखिल होते ही पांडे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने लगा और खिड़कियों के बीच चटखनियां चढ़ा दी। कमरे में मौजूद एक गार्ड ने जाबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकाला, मगर उसका पिस्तौल सीधा करने से पहले ही ठक की मनहूस आवाज बुलंद हुई और यह गार्ड माथे पर गोली खाकर एक मेज पर गिरा और उसे चिकना चूर करके फर्श बोस हो गया। मेरा निशाना चूकता नहीं, हरामजादो, गोली चलाकर उड़ती मक्खी का पर काटता हूं, पांडे ने जहरनाक लहजे में कहा। लगता था कि वो आज सफाकी की हद से गुजरने को तैयार है। उसने अपने चेहरे की तवील पट्टियां उतार कर एक तरफ फेंक दी। वो एक जैकेट और पतलून में मलबूस था। उसने जैकेट के अंदर से लोहे के 2 कड़े निकाले। दिखने में ये 2 कड़े बाईसाइकिल को लगाए जाने वाले ताले की तरह लगते थे, मगर इसके ताले कुछ बड़े थे। स्टील के बने हुए इन
कड़ों की एक जानिब एक डिजिटल मीटर भी था और उसके हिंट से हरकत कर रहे थे। पांडे ने अपनी कातल राइफल हमारी तरफ सीधी रखी और एक कड़ा अपने तनुमन साथी को थमा दिया। उसने आगे बढ़कर स्टील का ये कड़ा शदीद जख्मी अनवर खान की गर्दन में फंसा दिया। खट की आवाज से कड़ा लाक हुआ और उस पर एक सुर्ख बल्ब जल उठा। ये सारा अमल बस 4-5 सेकंड के अंदर मुकम्मल हो गया। दरवाजे से बाहर हजूम इकट्ठा हो चुका था। कुछ लोग दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। फिर हसनात अहमद की परेशान आवाज सुनाई दी, मुबारक दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? जब हसनात ने यह फिक्रा 2-3 बार दोहराया तो पांडे करख्त आवाज में मुझसे मुखातिब होकर बोला, पप्पू देखता क्या है? ससुर खिड़की खोल और जलील से बोल के अभी कुछ छुरी के नीचे सांस ले, अंदर अनवर खान की माँ बहन के साथ जरूरी काम हो रहा है। मैंने यह फिक्रा मुश्किल बर्दाश्त किया और इमरान की तरफ देखा। इमरान ने आंखों ही आंखों में कहा कि फिलहाल पांडे की हिदायत पर अमल करना है मुनासिब है। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली। बाहर हसनात और मुबारक के मुश्तिल साथियों का हजूम नजर आ। हर एक का चेहरा सवाल का निशान बना हुआ था। खबरदार, कोई फालतू बात की तो तेरा गंदा भेजा दीवार से चिपका दूंगा, पांडे फुनकारा। मैंने हसनात से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, हम कुछ मशवरा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में दरवाजा खोलते हैं। लेकिन आप पर राइफलें उठाने वाले ये लोगन कौन हैं? और इनमें से एक तो शायद अब्दुल रहीम है। हाँ वो भी है, लेकिन अब मामला तय हो रहा है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। मैंने हसनात अहमद को तसल्ली दी। हमारे पास ज्यादा टाइम ना ही जी, बड़े दरवाजे के सामने एंडरसन के लड़ाका दस्ते जमा हो रहे हैं, वो किसी भी वक्त हल्ला बोल सकते हैं। हसनात ने कहा, ठीक है, हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मैंने कहा और खिड़की बंद कर दी। पांडे आतिशी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके गहरे सांवले चेहरे पर जलने का कोई निशान नहीं था। यह बात वाज़ेह थी कि उसने पसपा होते मुसलमान सिपाहियों के साथ गले में घुसने के लिए ढोंग रचाया था। उसने एक जख्मी की हैसियत से अपना मनहूस थोबड़ा पट्टियों में लपेट लिया था और यहाँ पहुंच गया था। उसकी अयारी और खतरनाक पसंदी के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था। आज ये सब कुछ दुरुस्त साबित हुआ था। नलपानी के दीवान की तरह वो यहाँ भी बेखौफ घुस आया था और अब एक जुनूनी कातिल की हैसियत से हमारे सामने खड़ा था। उसके अकब में दाएं तरफ अब्दुल रहीम का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये इसी बदतरीन शख्सियत का चेहरा था जो हमेशा से मुसलमानों के अंदर रहा है और आस्तीन के सांप का किरदार अदा करता रहा है। तारीख के औराक पीछे की तरफ पलटते जाएं, ये शख्स अपने तमाम तरनहूसत के साथ हर कठिन वक्त में पाया जाएगा। अब्दुल्ला बिन अबी से लेकर मिर जाफर और मिर सादिक तक और फिर वहां से लेकर मौजूदा दौर के नामी ग्रामी गद्दारों तक ये शख्स हर जगह खड़ा नजर आता है। ये यहाँ भी अनवर खान के करीबी साथी अब्दुल रहीम की सूरत में मौजूद था। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि अनवर खान का यही साथी था जिसने जेल पर किए जाने वाले जोरदार हमले को नाकाम बनाया था। यकीनन एंडरसन या मैनयार्ड जैसे किसी शातिर गोरे ने इसे चमक दिखाकर अपने जाल में फंसाया था और बाजी पलटी थी। मैंने अब्दुल रहीम की आंखों में देखा, वो भी पूरी डटाई से मेरी तरफ देख रहा था। 2 दिन पहले ये शख्स मेरे गले लग कर रोया था और सुल्ताना की मौत पर आंसू बहाए थे। आज ये बड़े तमतराक से मुझ पर राइफल ताने खड़ा था। अपने आकाओं के एक इशारे पर यह मेरे जिस्म में 1 दर्जन सोराख कर सकता था। अब यह बात भी साबित थी कि गीता मुखी की मौत का भी जिम्मेदार यही अब्दुल रहीम है। जब गीता मुखी इमरान से मुलाकात के लिए कमरे में दाखिल हुई थी, ये कमरे से बाहर पैरे वालों के साथ मौजूद था। पांडे ने सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान से बोला, पप्पू मेरा ख्याल है कि कुछ बात कर लें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वैसे भी तुम सबको बड़े जोर की लग रही होगी, जितनी जल्दी फारिग हो जाओ इतना ही अच्छा है। क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्टील का कड़ा हमें दिखाते हुए कहा, यह स्टील का कड़ा है और मजे की बात यह है कि स्टील साहब का ही बनाया हुआ है। मरने से पहले ये आखिरी तोहफा तुम दोनों के लिए छोड़ गए हैं। मुझे पूरी आशा कि जब ये तोहफा तुम दोनों की दुम में फिट करेगा तो स्टील साहब की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। जो बकवास करनी है साफ साफ करो, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। वो बोला, ये कड़ा इज्जत माब जनाब खान साहब की गर्दन में फिट हो चुका है। इसमें जबरदस्त किस्म का धमाका खेज मवाद मौजूद है। ये फटेगा तो अनवर खान के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसके शरीर के सारे जायरी और पोशीदा टुकड़े उड़ उड़कर इस कमरे की दीवारों से चिपकेंगे। ये देख लो, उसके ऊपर मीटर चल रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट हैं तुम लोगों के पास, बल्कि अब 30 मिनट भी क्या सिर्फ 27 रह गए। अब तुम दोनों के जलील दिमागों में जरूर आएगा कि अपने खान साहब की जान इस कड़े से क्यों कर छुड़वाई जावे। तुम सोचोगे कि किसी तरह में नॉकआउट कर दो और फिर ये कड़ा खान साहब की गर्दन शरीफ से उतार फेंको। लेकिन एक बात मैं तुमको बिल्कुल साफ साफ बता देवत हूँ, ये कड़ा किसी भी तरह खान साहब की गर्दन से उतारने की कोशिश की गई तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसको खोलने का बस एक ही तरीका है, बस एक ही। हम खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। वो अपनी हरकत सकनात और अपने लबलहजे से वाकई बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसने हमारे चेहरे देख के फिर अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए बोला, इसकी कोई चाबी वाबी नहीं है। इसकी चाबी इसका कोड है, 12 हिस्सों का कोड, और वो कोड सिर्फ मैं जानत हूँ और मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। उसे सीने पर हाथ मार कर कहा। उसकी आंखें नशे में सुर्ख थीं और ये कमीनापन मैंने अपने तक ना ही रखा, आगे भी चला है। भगवान की कृपा से जरगां के आधे से ज्यादा लोगन और उनके बच्चे मेरे ही छोड़े हुए हैं।
इस शहर में बहुत से गैर कानूनी साले हैं मेरे, ये इज्जतमाब खान साहब भी इनमें से एक हो सकते हैं। इसके लहजे में जहर था और आग थी। अनवर खान से ये रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं हुए। सख्त जख्मी होने के बावजूद उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। पांडे ने बेतुरेक गोली चलाई। ठक की आवाज के साथ गोली अनवर खान की नाक को छूती हुई गुजर गई। हरामजादे, अगली गोली से तेरा नारियल फोड़ दूंगा। अनवर खान का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया था, लेकिन यह बात वो भी जानता था कि इन लम्हों में दलेरी दिखाना होशो हवास के जुमरे में नहीं आएगा। रंजीत पांडे का पारा चढ़ता जा रहा था। वो जहरीले लहजे में बोला, इस कड़े को खोलने का कोड सिर्फ मैं जानत हूँ और कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ है, यहाँ मेरे खोपड़े में। उसने उंगली से अपनी कनपट्टी को ठोका। अगर तुम्हारे गंदे दिमागों में मुझे मारने का कीड़ा रेंग रहा है तो इस कीड़े को कुचल दो, क्योंकि अगर किसी वजह से मैं मर गया तो तुम्हारे इस खान साहब को 2-2.5 हजार टुकड़ों में बंटने से कोई ना ही बचा सकेगा। तुम चाहते क्या हो? मैंने पूछा। वो भी बता दे तू पप्पू, पहले तुम दोनों के खोपड़ों में घुसे हुए शक का कचूमर तो निकाल दूं। मुझे पता है तुम दोनों बूगीर कुत्तों जैसे हो, बड़ी दूर दूर की बू सूंघने की कोशिश कर। तो जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, इसके सबूत के लिए दूसरा स्टील रिंग हाजिर खिदमत है। उसने वो दूसरा कड़ा मेरी आंखों के सामने लहराया जो अभी तक उसके हाथ में था। इस कड़े पर भी बिल्कुल दूसरे कड़े की तरह डिजिटल मीटर लगा हुआ था। इसने इस कड़े को लॉक किया। इस पर सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। इसके साथ ही मीटर पर उल्टी गिनती शुरू हो गई। 25, 24, 23। रंजीत बोला, तुम दोनों के वालिद स्वर्गवासी स्टील साहब ने ये बड़े कमाल की चीज बनाई है। ये देखो, इस रिंग पर 25 सेकंड का टाइम फिक्स था। 15 सेकंड गुजर चुके हैं, 10 सेकंड बाकी हैं। लो इसकी कारकर्दगी मुलायजा करो। उसने हाथे की तरफ वाली खिड़की में से स्टील रिंग बाहर फेंक दिया। हाथे में यकीनन यह स्टील रिंग लोगों के दरमियान ही गिरा होगा। कुछ करने या कहने सुनने का वक्त ही नहीं था। 5-6 सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के साथ साथ तेज चमक भी थी। बच्चों और औरतों की चिल्लाने की कर्मनाक आवाजें बुलंद हुई। हाथे के इस हिस्से में भगदड़ सी मच गई थी। मैंने वहशत ज़दा नजरों से देखा। इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा खिड़की के पट से आ चिपका था। इस छोटे से टुकड़े के साथ कपड़े की एक धज्जी भी थी। ये शायद किसी बच्ची का फूल तार फिराक था। पांडे के चेहरे पर दरिंदगी टूट कर बरस रही थी। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि वो कितना भयानक शख्स है। नल पानी में मेरे साथ लड़ते हुए किसी वजह से पसपा तो जरूर हुआ था, मगर पसपा होते हुए भी एक खौफनाक बम ब्लास्ट कर गया था जिसमें दर्जनों अफराद की जान गई थी। तो हमारी तरफ देखकर बोला, मेरा विचार है कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये कोई नाटक नहीं है। खान साहब की गर्दन शरीफ में जो पट्टा डाला गया है वो जरूर इनके जिस्म के पोशीदा टुकड़ों को इस कमरे की दीवारों और छत से चिपकाएगा। फिर उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी और बोला, और अब हमारे पास बचा है फकत 20 मिनट का समय। इन 20 मिनटों के अंदर तुम्हें इस कले का बड़ा दरवाजा खुलवाना है और इस सारे मामले को बगैर लड़ाई, मार कुटाई और ज्यादा खून खराबे के हल करना है। और मैं जानू तू को ये काम इज्जत आप जनाब खान साहब कर सकते हैं या तुम कर सकते हो। उसने अपनी भद्दी उंगली मेरी तरफ सीधी की। मैंने इमरान की तरफ देखा। उसकी पेशानी के रग उभरी हुई थी, आंखें जल रही थी। तुम चाहते हो हम अपने हाथों से अपना गला काट लें? इमरान ने कहा। यह गला काटना नहीं होगा, ये जिंदा रहने का और अमन शांति का मुआहदा होगा। एंडरसन साहब बहादुर की तरफ से ये वचन है कि दरवाजा खोल दिया जावे तो किसी औरत, मर्द, बच्चे से कोई ज्यादती नहीं होगी। मुआफी का ऐलान किया जाएगा। अनवर खान फुनकारा हुक्म जैसे दगाबाज और एंडरसन जैसे अय्यार नूमड़ की बातों पर यकीन करने वाला कोई दीवाना ही होगा। एंडरसन अपनी गंदी जुबान से पहले भी ऐसे भाव से वादे करता रहा है और यही काम जॉर्ज गोरा का हुआ करता था। देखो खान साहब, यहाँ लंबा भाषण नहीं चलेगा, समय कम होता जा रहा है और मैं तुमको साफ साफ बता दे बतू, हमारे फौजी दस्तों ने अंदर तो आना ही आना है। ये दरवाजा खुलेगा नहीं तो फिर टूट जाएगा और अगर ये टूटेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। यहाँ कीचड़ हो जाएगा तुम लोगन के खून से और इस कीचड़ पर तुम्हारी रोती चिल्लाती औरतों से। बुरा भला भी करेंगे हमारे सैनिक। खुद पर और अपने बाल बच्चों पर कृपा फरमाओ, दरवाजा खोल दो। ये नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं। अनवर खान कराते हुए बोला, ये बम फटता है तो फटने दो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। पांडे मुझसे मुखातब होकर बोला, तुम क्या कहते हो पप्पू, तुम्हें भी जनाब खान साहब की जीवन की कोई परवाह नहीं? ये मोहतरम खान साहब हैं जिनकी लानती शख्सियत की वजह से जरगाह के मुसले यकजान है, वरना ये गंदी नाली के कीड़े एक जगह जमा होने के बजाय जरगाह की 110 नालियों में अलग-अलग बह रहे होते। अनवर खान की गर्दन में स्टील रिंग था और इस रिंग का डिजिटल मीटर बड़ी तेजी से चल रहा था। यह वहशतनाक सूरत-ए-हाल थी। मुझे लगा कि मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा है। पांडे ने दोनों रास्ते हमारे सामने खोल कर रख दिए थे। हमें कले का बड़ा दरवाजा खुलवाना था या फिर अपनी और अनवर खान की मौत को कबूल करना था। हमारे यानी मेरे, इमरान और फर्त वगैरह के लिए तो फिर भी चांस मौजूद था। हम पांडे और उसके दोनों साथियों पर गलबा पाने की कोशिश कर सकते थे, मगर अनवर खान की जिंदगी तो 100% निशाने पर थी। हम किसी तरह पांडे, अब्दुल रहीम और तीसरे शख्स को बेबस भी कर लिए थे, तो अनवर खान का क्या करते? पांडे बता चुका था कि इस ब्लास्ट डिवाइस की उल्टी गिनती को बस कोड लगाकर ही बंद किया जा सकता है और कोड बस पांडे को मालूम था। हम पांडे को जान से मार कर भी अनवर खान को नहीं बचा सकते थे।
अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। पांडे ने सरसराती आवाज में कहा, चाबियां निकालो और दरवाजा खुलवाओ, वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। और खान साहब की मौत की तो पूरी गारंटी है।